यस, आज हम स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे वेव में। और सबसे पहले वेव का मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। वेव, ठीक है, इट इज ए डिस्टर्बेंस और एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम one position to other with the help of medium particles, but actual displacement of the medium particle is zero. So write down the definition of wave. It is a energy or disturbance which travel from one position to other with the help of medium particles, but actual displacement of the medium particle is zero. Like that, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, हमने दोनों दीवारों के बीच में इसको फिक्स कर रखा है। अब इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर हम एक डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, या यहाँ से इस स्ट्रिंग को हम पुल करते हैं और रिलीज कर देते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हमने एक सर्टेन एनर्जी दी, वो एनर्जी यहाँ से इस पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर होती है, यहाँ से यहाँ वाले पार्टिकल को ट्रांसमिट होती है, यहाँ से यहाँ। और जब ये एनर्जी ट्रांसमिट होता है तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। तो वेव इस एक्स डायरेक्शन में चल रही है और मीडियम के पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज द मोशन ऑफ वेव। बट जैसे यहां हमने एनर्जी दी थी, वो एनर्जी थोड़ी देर के बाद इस एंड पर चली गई, तो एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल्स। बट स्ट्रिंग का ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ये अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में बना रहता है, बस अपनी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन को करता है। तो इसको हम कहते हैं वेव। अब वेव कई तरह की होती है, उनमें हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है, नोट कर लें। टाइप्स ऑफ वेव, वेव्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एनर्जी के ट्रेवल करने के डायरेक्शन को हम कहते हैं कि वेव प्रोपिगेट हो रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन एक्स डायरेक्शन, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये मीडियम के पार्टिकल है, स्ट्रिंग पर जो है ये अप एंड डाउन इस तरह से मोशन करते हैं, और इनकी वाइब्रेशन का डायरेक्शन वो होता है जो वेव के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह की वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है विद द हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, दीज आर द मीडियम पार्टिकल्स, बट दीज मीडियम पार्टिकल आर वाइब्रेट अलोंग वेव प्रोपिगेशन डायरेक्शन। तो वेव के प्रोपिगेशन के डायरेक्शन में अगर मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दीज टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं स्ट्रिंग वेव एंड लाइट वेव। लाइट वेव जैसे हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव आल्सो। सो लाइट वेव, इसके एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है। तो वेव को हम इन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक और स्टेटमेंट लिख लें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द पोलराइजेशन। बट एक जस्ट स्टेटमेंट लिख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसवर्स वेव होती है, इनको हम पोलराइज कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। कर लिया नोट? नेक्स्ट, one more type of classification of waves
फर्स्ट 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव एंड 3 डायमेंशनल वेव। ठीक है, जैसे 1 डायमेंशनल वेव है, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव ट्रेवल होती है वो 1 डायमेंशनल वेव का एग्जांपल है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। कि जो वेव की यहाँ अगर हमने कोई डिस्टर्बेंस दी है तो या तो स्ट्रिंग के अलोंग चलेगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी, तो इसको 1 डायमेंशनल वेव कहते हैं। 2 डायमेंशनल वेव, वेव इन ए मोशन प्लेन, जैसे अगर मान लो ये बोर्ड है, इसको मैं यहाँ से नॉक करता हूँ तो ये जो मैंने डिस्टर्बेंस जनरेट की, ये डिस्टर्बेंस इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी, तो 2 डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल वेव और वेव इन ए प्लेन। नाउ 3 डायमेंशनल वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड जनरेट हो रही है, तो मेरे बोलने से साउंड इस डायरेक्शन में भी जा रही है, अपवर्ड भी जा रही है और एक सामने भी जा रही है, तो तीनों डायरेक्शन में जा रही है, तो ये 3 डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल है। तो साउंड वेव इज ए एग्जाम्पल ऑफ, साउंड वेव है, लाइट वेव है, दीज आर द 3 डायमेंशनल वेव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन, मीडियम। कुछ वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम कंपलसरी होता है, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स, इसकी डेफिनेशन में लिखो, वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम इज नॉन एज मैकेनिकल वेव्स। जिनको प्रोपिगेट होने के लिए मीडियम कंपलसरी होता है, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, अगर हम मून पर चले जाएं, वहां अपने दोस्त से बात करना चाहें, कितनी भी जोर से चिल्लाएं, उस दोस्त तक आवाज नहीं पहुंचेगी। साउंड वेव यह है, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, हवा नहीं होती। हमारे यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बीच में एयर होती है, एयर के थ्रू साउंड वेव जनरेट होती है, ट्रेवल करती है। तो साउंड वेव। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव चलती है, स्ट्रिंग के पार्टिकल मीडियम की तरह काम करते हैं, उसके कारण चलती है। तो दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट वन, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेव्स। जो लाइट होती है, जिससे हम देख पाते हैं चीजों को, ये लाइट वेव जो है नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। इट कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लेकर जाती है, तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दीज आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे वेव्स के। अब जैसे कुछ हम रिजल्ट्स भी याद रखें। सॉलिड, अगर कोई हमारा सॉलिड मीडियम है तो उसके अंदर जो वेव चलेगी वो ट्रांसवर्स वेव भी ट्रेवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ट्रेवल कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, इन विच मैनर वी प्रोड्यूस द डिस्टर्बेंस और वेव, उस चीज पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक रोड, ठीक है, इसको हमने एक एंड पर क्लैम्प कर रखा है, दूसरा एंड फ्री है। अब मैं यहां हैमर से इसको स्ट्राइक कराता हूं, यहां पर हैमर से स्ट्राइक कराता हूं, एक मेथड यह है। तो वेव यहां ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक स्ट्रिंग के अंदर, इस रोड के अंदर इस तरह से ट्रेवल करेगी। यहां जो हमने डिस्टर्बेंस जनरेट की वो डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक इस तरह से प्रोपेगेट करेगी, तो वेव हम ये कहेंगे कि इधर की तरफ चलेगी। दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक रोड हमने कंसीडर की, इस पर हैमर से इस तरह से स्ट्राइक कराता हूं, तो यहां जो मैंने डिस्टर्बेंस जनरेट की है, थोड़ी देर के बाद वो डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी। तो वेव तो अभी भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब इसमें यहां इस तरह से डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, तो जो इस रोड के मीडियम के पार्टिकल है वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। जबकि इस वाले केस में मीडियम के पार्टिकल इस तरह से रोड कभी कंप्रेस होगी, कभी एक्सपांड होगी, तो मीडियम इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम है, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दिस इज वन इज द ट्रांसवर्स वेव। तो सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ट्रेवल करती है,
ट्रांसवर्स वेव भी ट्रेवल करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एक्साइटमेंट, हम किस तरह से उसको जनरेट कर रहे हैं उस मोड ऑफ एक्साइटेशन पर डिपेंड करती है ये वेव्स। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट, इन लिक्विड मीडियम में जो वेव ट्रेवल करती है इट इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लिक्विड और गैसियस मीडियम में जो वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव है, इस एनवायरनमेंट में ट्रेवल कर रही है, यहाँ गैसियस मीडियम है हवा का, तो इसके अंदर जो ट्रेवल करती है वेव इट इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नाउ टाइप्स ऑफ वेव्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। इसके पहले हमने एसएचएम में पढ़ा है, एसएचएम में एक सिंगल पार्टिकल है जो एसएचएम करता है, तो वो पार्टिकल की इक्वेशन थी। जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम में, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम t। जैसे एसएचएम की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहां पर y जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन इन फंक्शन ऑफ टाइम t। इसमें जो वेरिएबल है वो केवल t है, तो y जो है इट इज द फंक्शन ऑफ t। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y, और ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की इक्वेशन को, ये पार्टिकल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेव लिखनी है। इक्वेशन ऑफ वेव में जैसे क्या है, स्ट्रिंग के अंदर ये वेव ट्रेवल कर रही है, इधर की तरफ वेव ट्रेवल कर रही है इक्वेशन। अब स्ट्रिंग में ये सारे कई सारे पार्टिकल होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, और ये सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं, ये खूब सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल का एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता। अब जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि इसको एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूं, ये वाई डायरेक्शन, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसमें अगर इसकी वेव की इक्वेशन लिखनी है तो इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर क्या होगा ये बताना है मुझे। तो y, इक्वेशन ऑफ वेव होगी y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, दो चीजों का फंक्शन होगा। कि हमें केवल डिस्प्लेसमेंट बताने से काम नहीं चलेगा या टाइम बताने से नहीं चलेगा, हमें यह भी बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन से पार्टिकल का है, फोर्थ नंबर के पार्टिकल का है या फिफ्थ या सेवंथ का है, ये रिप्रेजेंट करना होगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव जो होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का फंक्शन होता है, कि कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किस टाइम पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहां तो एसएचएम में तो एक ही पार्टिकल एसएचएम करता है, तो हमें उसी का डिस्प्लेसमेंट बताना होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल टाइम का फंक्शन होता है, एक सिंगल पैरामीटर का फंक्शन होता है इन केस ऑफ पार्टिकल इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, कर ले नोट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ वेव के लिए। अब जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इसको हमने इस पॉइंट पर फिक्स कर रखा है और इस पॉइंट पर स्ट्रिंग को हमने टाइट पकड़ रखा है और इसमें एक यहां पर डिस्टर्बेंस जनरेट की हमने, और ये डिस्टर्बेंस इस तरह की जनरेट हुई। अब यहां जो स्ट्रिंग में हमने डिस्टर्बेंस जनरेट की है, ये स्ट्रिंग टाइट है और ये डिस्टर्बेंस इधर की तरफ चलेगी सर्टेन वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब मान लो t बराबर 0 पर ये डिस्टर्बेंस यहां पर है, स्ट्रिंग का शेप ऐसा है। अब थोड़ी देर के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें स्ट्रिंग कुछ ऐसी नजर आएगी आफ्टर सर्टेन टाइम t, इस तरह से। तो यहां से ये पोजीशन यहां थी, थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग का शेप ऐसा हो गया। तो बेसिकली ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे की तरफ जा रही है एक सर्टेन वेलोसिटी से। अब यहां पर जो हाइट है और यहां जो हाइट है, मान लो इसकी हाइट मैं कंसीडर करता हूं y1 और यहां की हाइट y2, क्या दोनों हाइट बराबर होगी? नहीं, y2
कम होगी y1 से, y2 हाइट कम होगी y1 से। उसका रीजन है जैसे जैसे स्ट्रिंग में वेव आगे ट्रेवल करेगी, इसको हम एक पल्स भी बोलते हैं, ये जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगी एनर्जी लॉसेस होंगे, उस कारण से इसका जो हाइट है ये रिड्यूस होता जाएगा, इसका शेप चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में आगे चीजें पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो ये एनर्जी में लॉस हम नेग्लेक्ट करेंगे और हम ये कंसीडर करेंगे कि जो यहाँ पल्स हमने जनरेट की है इसके शेप में कोई चेंज आगे बढ़ने पर नहीं होता है, ये एज यूजुअल फॉर्मेट में चलती है। तो यहाँ डिस्टर्बेंस और यहाँ डिस्टर्बेंस हम इक्वल कंसीडर करेंगे। अब इक्वल डिस्टर्बेंस लेने के बाद दोनों को हमने इक्वल कंसीडर कर लिया। नाउ ठीक है, ये मान लेता हूं यहां जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, मान लो ये डिस्टेंस x है और ये वेव जो इस स्ट्रिंग के अंदर जा रही है इसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अब इस पल्स को अगर यहां से यहां तक का सेपरेशन x हो तो ये जो टाइम t है वो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई v के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई v के बराबर होगा। तो इस तरह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लो ये पर्टिकुलर शेप जो है स्ट्रिंग में वो t टाइम पर है, ये पर्टिकुलर शेप स्ट्रिंग पर t टाइम पर है। हमने ये कंसीडर किया कि ये पर्टिकुलर शेप t टाइम पर है, तो जो भी डिस्टर्बेंस यहां t बराबर 0 पर होती है वही सेम डिस्टर्बेंस यहां पर x अपॉन v टाइम के बाद होती है। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस यहां t टाइम पर है तो वही सेम डिस्टर्बेंस यहां x अपॉन v टाइम पहले होगी, तो कितने टाइम पर होगी? t माइनस x अपॉन v टाइम पर होगी, x अपॉन v टाइम पर होगी। तो अब इसको वेव की इक्वेशन को लिखने के लिए, जैसे मान लो मुझे पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी होती है, x बराबर 0 वाले पार्टिकल का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है कि a साइन ओमेगा t प्लस फाई है। अब मुझे इससे वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो वेव की इक्वेशन का मतलब होता है x पोजीशन वाले पार्टिकल का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां x पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसका t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो x बराबर 0 पर पार्टिकल का, x बराबर 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v टाइम पर है। अब इसमें ये t के फंक्शन में t की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 वाले टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब मैं यहां t की वैल्यू रखूंगा t माइनस x अपॉन v, तो वेव की इक्वेशन आ जाएगी। तो व्हाट विल बी द वेव की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ वेव इज दिस वन, a साइन ओमेगा t माइनस x अपॉन v प्लस फाई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन positive x direction. So write down this. This is the equation of wave traveling in positive x direction. So this is the equation of wave in traveling in positive x direction. तो अगर हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन लिखनी है तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है उसमें t को हम रिप्लेस करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स अपॉन बी से। इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है। अगर इसी तरह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके एक्सप्रेशन में t को रिप्लेस कर देंगे t प्लस एक्स अपॉन बी से, और रिप्लेस करने के बाद वेव की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस एक्स अपॉन v प्लस फाई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं याद रखने के लिए कि यहां इस इक्वेशन में t और x दोनों का साइन सेम आ रहा है पॉजिटिव, या दोनों का साइन अगर नेगेटिव आएगा तो ये इक्वेशन है नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव की इक्वेशन। अगर t का साइन यहां प्लस x का साइन यहां पर माइनस, तो t और x के साइन अगर अपोजिट है तो यह है पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव की इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल कर रही है उसकी इक्वेशन है।
नो, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तो ये बताता है केवल कि x और t का फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ k को हम यहां से हमने k को लिखा है ओमेगा अपॉन v। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओमेगा अपॉन v k, इस k को कहते हैं, k का मीनिंग लिखें वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। कैसे मतलब है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा से मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v का मतलब स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव इज आल्सो f लैम्डा। अगेन दिस वन इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वेव। और इसी से इस फॉर्मूले को यह भी कहा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस वन, जस्ट राइट डाउन इट। नेक्स्ट, now in same manner if wave traveling a sin omega t plus kx plus phi, this is the equation of wave traveling in negative x direction, traveling in negative x direction, in negative x direction। किसी भी वेव की इक्वेशन को लिखने के लिए जनरल इक्वेशन होती है, यहां साइन भी लिख सकते हैं कॉस भी लिख सकते हैं। साइन और कॉस में से क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशन। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट होता है, वो कैसे हम बाद में क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसमें फाई एंगल को बोलते हैं इनिशियल फेज, और फेज एट टी बराबर 0 और फेज कांस्टेंट, और ये पूरा एंगल जो कहलाता है इट इज कॉल्ड फेज। ये कंप्लीट एंगल कहलाता है फेज, इस कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं फेज। नाउ अब हम ये दो पार्टिकल, ये वेव की इक्वेशन हो गई। जैसे स्पेस में दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं ए और बी, वेव ट्रेवल करिए, इस पार्टिकल की पोजीशन x1 और इस पार्टिकल की पोजीशन x2। तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल, हमें इन दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। तो पहले पार्टिकल का फेज क्या होगा, ओमेगा टी माइन प्लस के x1 प्लस फाइव। दूसरे पार्टिकल का फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाइव। नाउ व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, मॉड ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से क्या वैल्यू आ जाएगी। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, तो फेज डिफरेंस किसके इक्वल आया, what will be the phase difference, then delta phi is equal to होगा k into mod of x1 minus x2, और x1 minus x2 मोड को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, और k को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, और डेल्टा फाई है, ये क्या है, फेज डिफरेंस। इसको हम एक नया सिंबल दे देते हैं फाई, इस फाई के सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फाई के फेज डिफरेंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। फाई का मीनिंग लिखें फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स का मतलब है पाथ डिफरेंस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अभी तक जो हम वेव पढ़ रहे हैं इसका नाम है ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। हम बाद में एक स्टैंडिंग वेव और पढ़ेंगे, वो डिफरेंट होती है, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टैंडिंग वेव। डेल्टा एक्स का मतलब अगेन पाथ डिफरेंस, फाई का मतलब फेज डिफरेंस।
जैसे कुछ एग्जाम्पल, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, देन व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे. व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3. तो फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाई 3. सो दिस इज अवर आंसर. तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन ये होता है. नाउ हम ये एक लैंग्वेज आती है इन सेम फेज. टू पार्टिकल आर इन सेम फेज. सेम फेज का मतलब होता है इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई, 6 पाई, दैट इज 2n पाई. If phase difference is equal to this one, then we said that these two particles are in same phase. Opposite phase or out of phase, out of phase और opposite phase का मतलब होता है phase difference between particle is pi, 3 pi, 5 pi, like that. That is equal to 2n plus 1 into pi. ये होता है out of phase और opposite phase. आउट ऑफ फेज और अपोजिट फेज. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ अब वेवलेंथ को हमें डिफाइन करते हैं. तो वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखें. वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेवलेंथ. Distance traveled by wave in one time period is equal to wavelength. तो wavelength को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. लाइट की जो भी वेव है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और वन टाइम पीरियड का मतलब कैपिटल टी. अब टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्डा. तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ये हमारे पास फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया. अब जैसे y इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. अब मुझे इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, लेकिन इसमें यहां देखो t भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है. तो अभी हम ग्राफ नहीं बना सकते. ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास केवल 2 ही वेरिएबल होने चाहिए. तो हम किसी एक टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं. लेट अस एज्यूम दैट t इज कांस्टेंट. अगर टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तो अब हम ग्राफ बनाएंगे y और x में, और y और x में ग्राफ बनेगा साइन और कॉस का ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, साइनोसॉइडल ग्राफ. ठीक है. अब ये साइन का ग्राफ आएगा, कॉस का हमें नहीं पता. t एक सर्टेन वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको y को हम यहां से वेरी करा देते हैं. तो x और y में जो ग्राफ होता है टाइम को कांस्टेंट रखते हैं. हमने एक ही टाइम पर सारे पार्टिकल जो स्ट्रिंग में वाइब्रेट कर रहे थे उन सबको ऑब्जर्व किया. तो ये ग्राफ जो बताता है शेप ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है कि जो स्ट्रिंग के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है उसका शेप कैसा है. तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट शेप ऑफ वेव. अब जैसे मैंने कहा ना कि सेम फेज मतलब जिनके बीच फेज डिफरेंस 0 2 पाई हो, और 2 पाई साइन और कॉस में ग्राफ है, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई का. तो यहां से यहां तक का इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम चलें यहां से यहां तक, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. और एक ऑसिलेशन में अगर ये 2 पार्टिकल्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल्स सेम फेज में, और जो 2 पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं इनके बीच के सेपरेशन को हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा. तो वेवलेंथ की एक दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, इट इज द मिनिमम non-zero distance between 2 particles which are oscillate in same phase.
दिस इज द मिनिमम नॉन जीरो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेट इन सेम फेज। तो ये लैम्डा के बराबर है, ये लैम्डा डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह से अगर हम यहां से कंसीडर करें तो ये वाली डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगी। सिमिलरली ये सेपरेशन अगर देखें तो ये सेपरेशन होगा लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो दिस इज द रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग, शेप ऑफ द वेव। अब सेकंड ग्राफ बनाते हैं, टाइम को कांस्टेंट रख, अभी हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था इसमें टाइम को कांस्टेंट रखा था एक्स और वाई में। अब सेकंड ग्राफ बनाएंगे कि हम एक्स को कांस्टेंट रखेंगे टाइम और वाई में ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर पार्टिकल हमने ले लिया, तो हम एक पार्टिकल की इक्वेशन ग्राफ बना रहे हैं और पार्टिकल का एक्स को कांस्टेंट रखने के बाद भी ये ग्राफ साइन और कॉस के फंक्शन में आएगा। तो ये टाइम और ये हमने ग्राफ बनाया, यहां से हमने वाई एक्सेस कंसीडर कर लिया, ये वाई एक्सेस। अब इसमें भी वापस साइन और कॉस में तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट, जैसे यहां से अगर स्टार्टिंग करें तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब एक ऑसिलेशन की ये वाली लेंथ जो होगी किसके बराबर होगी, यहां पहले वाले ग्राफ में यहां x था तो ये डिस्टेंस हमने लैम्डा के बराबर की थी। अब यहां पर टाइम है तो ये एक पीरियड पूरा हो गया, तो एक पीरियड में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड के बराबर लगता है, तो ये एक टाइम पीरियड के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम इस टाइम को मेजर करें तो यह t/2 के इक्वल होगा, और इस टाइम को अगर हम कंसीडर करें तो ये यहां पर t/4 के इक्वल होगा। तो ये इसका टाइम आ जाएगा। कर लें इसको नोट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये जो इक्वेशन है इसमें y का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इन फंक्शन ऑफ टाइम t। y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और पार्टिकल SHM कर रहे हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है तो उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। एक तो होती है वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी तो यह है f इंटू लैम्डा, ठीक है। अब यहां स्ट्रिंग में वेव चल रही है इधर की तरफ, तो ये जो अलग अलग पार्टिकल हैं इन पार्टिकल की स्पीड अलग टर्म है और हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, स्पीड सेम नहीं होगी, लेकिन वेव की स्पीड तो पूरी वेव के लिए डिफाइन होती है, किसी एक पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती। तो ये तो कांस्टेंट है, वेव की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से इस तरह से बदल रहा है। अब अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है x को कांस्टेंट रखते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ रहा है, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ये एक्सप्रेशन आया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, और पार्टिकल वेलोसिटी भी वेरिएबल है, और पार्टिकल की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा इंटू ए, जो अपने SHM में आई थी, और ये वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पर, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसी तरह से अब यहां पर जैसे हमने SHM, यहां सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं, SHM में एक फॉर्मूला लिखा था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब यहां v का मतलब वेव की स्पीड नहीं है, ये पार्टिकल की स्पीड है, तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन जो हमने SHM में पढ़ा था। अगर इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. So this is the acceleration of particle in wave. Acceleration of particle in wave. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. पार्टिकल का एक्सेलेरेशन. नेक्स्ट, फाइव को हमने जीरो कंसीडर कर लिया, ये इक्वेशन लिख दी, या फाइव को भी कंसीडर कर लो प्लस 5. अब यहां पर डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं हम. इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और टाइम को हमने कांस्टेंट रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और ये कहलाएगा स्लोप. इसको हम कहेंगे स्लोप. तो स्लोप इज इक्वल टू दिस वन. अब अगर हम यहां से देखें, स्लोप का एक्सप्रेशन ये आ गया, और पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये आया था. इन दोनों को डिवाइड करके अगर हम रेशियो निकालें तो पार्टिकल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा? जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही कैंसिल होगा, कॉस वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? माइनस का ओमेगा अपॉन के, और के को हम क्या लिख सकते हैं? क्लियर? नाउ के को के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन बी. तो इस एक्सप्रेशन से इसको माइनस वी के इक्वल लिख सकते हैं. तो दिस इज एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप. ठीक है, अब इस पर बेस कंसेप्ट हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है. ये एक्स एक्सिस, ये जो हमने वेव है इसका एक्स और वाई में ग्राफ प्लॉट किया, मतलब शेप ऑफ द वेव हमने रिप्रेजेंट किया, और शेप बनाने के लिए हमें टाइम कांस्टेंट रखना होता है. अब इस ग्राफ में अगर हम, और वेव हमें ये दे रखा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. अब यहां अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप प्लस है या माइनस. तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये टेंजेंट ड्रॉ हुई. अब ये टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रही है, थीटा एंगल, तो हमें यहां नजर आ रहा है कि इस पी पॉइंट पर जो थीटा है इट इज लेस देन 90 डिग्री. और स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा अगर थीटा 90 से कम है तो इट विल बी पॉजिटिव. तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है और वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है. नाउ पार्टिकल की वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या था? माइनस वी इंटू स्लोप.
अब स्लोप पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। पार्टिकल यहां वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे जंप कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टिकल यहां से पास हो रहा होगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है वाई, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव आने का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट के पर पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, मतलब यहां जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। सिमिलर मैनर में अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो यहां भी स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक हर पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, तो यहां वाला पार्टिकल भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। सेम मैनर में अगर यहां स्लोप देखता हूं तो यहां स्लोप नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? यहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी और ये वाला एंगल क्या है? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा है तो टेन 90 नेगेटिव होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब यहां वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर स्लोप जीरो है, तो यहां पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। और वैसे भी कह सकते हैं कि यहां वाला पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है इस पर्टिकुलर टाइम पर। ये हमारे पास इसका ग्राफ कर लें, इसको नोट। अब जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली थी तो वो हमारे पास आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया था तो अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। स्लोप की इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ का माइनस प्लस, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमने इस इक्वेशन को दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन यह आया, एक्स के रेस्पेक्ट में यह आया। अब इन दोनों का हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो इनका रेशियो निकालने के लिए इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, जब इनको डिवाइड करेंगे इस वाली टर्म को और इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो साइन दोनों जगह से कैंसिल होगा, ए भी दोनों जगह से कैंसिल होगा और माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां बचेगा के, तो यह ओमेगा अपॉन के आ गया, उसका होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर के। तो अब ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो वेव की इक्वेशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ये कंडीशन है। कंडीशन फॉर ए पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट वेव और नॉट, उसकी ये कंडीशन है कि ये वाला सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन ये होना चाहिए, और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव।
वेलोसिटी ऑफ वेव एंड स्पीड ऑफ वेव। चलो नेक्स्ट, ट्रेवलिंग वेव का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये है, y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन है तो वो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। यहां पर साइन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, x की सिंगल पावर होनी चाहिए, टाइम की सिंगल पावर होनी चाहिए, और जो x का मल्टीपल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू k। k का मतलब वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और t का जो मल्टीपल होगा दैट इज ऑलवेज ओमेगा b के इक्वल। अब जैसे हम ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं 2/3x प्लस 2t का होल स्क्वायर या होल क्यूब। बताओ ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? तो इट इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ वेव। x की सिंगल पावर, t की सिंगल पावर, बीच में प्लस और माइनस का साइन। कौन से डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन है? दोनों का साइन प्लस प्लस है तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन है। तो इट इज ए वेव इक्वेशन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। अब अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, इसमें k की वैल्यू क्या है? 3, ओमेगा की वैल्यू 2। अब k और ओमेगा नॉन है तो हम इससे वेव की स्पीड निकाल सकते हैं। वेव की स्पीड क्या होगी? k इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन v। इसमें रख दें k इज इक्वल टू 3, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो वेव की स्पीड आ गई 2/3। सो दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। इस तरह से हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टेंशन। जो स्ट्रिंग के अंदर वेव हम ट्रेवल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। v is equal to under root t by mu। इस फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन की। v का मतलब देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में वेव की स्पीड है। t का मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग। v का मतलब था वेव इन स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। नो, म्यू लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। एरिया को अब एस के सिंबल से बता दें क्योंकि ए वाले सिंबल से हमने एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रखा है इस चैप्टर में, एल डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो नाउ म्यू इज इक्वल टू लिखा जा सकता है रो इंटू एस, और एस को भी लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर स्ट्रिंग की रेडियस है, स्ट्रिंग की रेडियस है। तो ये लिए इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चंस, ये एम मास का पार्टिकल स्ट्रिंग से ऐसे बन रहा है। अब
स्ट्रिंग की मास ऑफ स्ट्रिंग is ms and length of string is l. Length of string is l. अगर हम ये कंसीडर करते हैं यहाँ पर मास ऑफ ब्लॉक इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग मास, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन सेम होगा और टेंशन किसके इक्वल होगा, इस केस में स्ट्रिंग में mg के इक्वल। और टेंशन अगर स्ट्रिंग में mg के इक्वल है तो इस स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड होगी अंडर रूट टेंशन बाई म्यू था फॉर्मूला, तो टेंशन की जगह mg, म्यू की जगह ms अपॉन लेंथ, तो ये वेव की स्पीड होगी। ठीक है, ये इसका रिजल्ट। अब लेकिन अगर मास कंपेरेबल है, मास में ये रिलेशन नहीं है, ये ब्लॉक मास ऑफ स्ट्रिंग इज ms, लेंथ इज l, तो अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि ये कंपेरेबल है तो इस पर्टिकुलर a और b पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होंगे, और टेंशन अगर अलग अलग हो गए तो वेव की स्पीड भी अलग अलग होगी। अब टेंशन अगर a पॉइंट पर निकालते हैं स्ट्रिंग में, तो वह a पॉइंट पर टेंशन केवल इसके वेट के कारण आएगा, इस ब्लॉक के, और mg के इक्वल होगा। अगर इस b पॉइंट पर टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो b पॉइंट पर टेंशन इस पूरे वेट के इक्वल होगा, और इस पूरे वेट की वैल्यू क्या होगी, m प्लस ms इंटू जी के इक्वल, तो ये टेंशन होगा। अब b पॉइंट पर टेंशन a पॉइंट से ज़्यादा है, तो b पॉइंट पर वेव की स्पीड भी a पॉइंट की स्पीड से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे वेव ऊपर की तरफ चलेगी इसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ टेंशन मैक्सिमम है। अब कोई वेव पल्स हमने यहाँ पर जनरेट की, यहाँ कोई एक वेव पल्स जनरेट की, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, या कोई भी वेव जो चलती है तो उसकी स्पीड केवल मीडियम पे डिपेंड करती है। तो एक रिजल्ट लिखो, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से इंडिपेंडेंट होती है किसी भी वेव की स्पीड, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मीडियम बदलने से उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब यहां इस स्ट्रिंग में यहां और यहां टेंशन सेम नहीं है, तो ये मीडियम एक तरह से चेंज हो रहा है इसलिए स्पीड चेंज हो गई, लेकिन यहां से यहां जाने पर कौन सा पैरामीटर है जो सेम रहेगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ वेव का एक दूसरा फॉर्मूला है एफ लैम्डा, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो स्ट्रिंग के अंदर वेव चलेगी नीचे से ऊपर तो जो चेंज नहीं होगा, वो पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। अब यहां से ऊपर जाने पर अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो लैम्डा भी चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा भी बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो हम ये लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अगर हमें इस लोवेस्ट पॉइंट पर वेवलेंथ दे रखी है तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम इससे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक जैसे स्ट्रिंग को हमने एक अपर एंड पर क्लेम कर दिया और लोअर एंड को फ्री छोड़ दिया, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें एल दे रखी है। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा या नहीं, टेंशन होगा, इसमें खुद के वेट के कारण टेंशन होगा, हमने नीचे में कोई ब्लॉक नहीं लटकाया। और टेंशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगा 0 के बराबर, जैसे जैसे ऊपर वाले पॉइंट पर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा क्योंकि वेट बढ़ रहा है, और टेंशन बढ़ने से वेव की स्पीड भी बढ़ेगी। तो अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि लोवेस्ट पॉइंट है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर यहाँ P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर वेव की स्पीड क्या होगी। तो लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव एट पॉइंट P।
कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव एट पॉइंट P। अब इस P पॉइंट पर स्पीड को निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इस P पॉइंट पर हम टेंशन कैलकुलेट कर लें, और P पॉइंट पर टेंशन किसके कारण होगा, ये जो स्ट्रिंग का AP पार्ट है, इस P पॉइंट के नीचे नीचे जो टेंशन का वेट है वही P पॉइंट पर टेंशन के बराबर होगा। तो P पॉइंट पर टेंशन होगा A से लेकर P तक का स्ट्रिंग का जो मास है इंटू G। अब A से P तक स्ट्रिंग का मास कैसे निकालेंगे, इस पार्ट की लेंथ x है और म्यू का मतलब क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको ये हो जाएगा म्यू इंटू एक्स के बराबर, तो इतना टेंशन हो गया। अब स्पीड ऑफ वेव अंडर रूट टी बाई म्यू, तो इससे P पॉइंट पर स्पीड अपनी आ गई अंडर रूट एक्स जी। तो ये एज ए फॉर्मूला है, याद रखें, स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये। अब ये जैसे जैसे स्ट्रिंग में वेव ऊपर जा रही है तो ये स्पीड भी बढ़ती जा रही है, एक्स के साथ वेरिएबल है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इस वेव का अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलेरेशन होगा। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, सेकंड पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ वेव। एक्सेलेरेशन को निकालने के लिए हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट जी कॉन्स्टेंट है, अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर हाफ, तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ इंटू dx बाई dt। अंडर रूट जी अंडर रूट एक्स का हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ इंटू dx बाई dt, ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू हाफ, इसको अंडर रूट एक्स, और dx बाई dt जो है इसका मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है अंडर रूट एक्स जी, तो इसकी जगह अंडर रूट एक्स जी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, g बाई 2। तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, और ये हम देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, we can apply equation of motion। now write down third part इस क्वेश्चन का, calculate time taken by the wave from lowest to highest point, lowest to highest point। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग की लेंथ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल में x बराबर 0 था, तो इस फॉर्मूले से वेलोसिटी 0 आएगी, तो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू है g बाई 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये स्ट्रिंग ए पॉइंट, यहां पर एक पी पॉइंट है जिसकी यहां से डिस्टेंस एक्स है। अब यहां लीनियर मास डेंसिटी म्यू बराबर है म्यू नॉट इंटू एक्स, ये वेरिएबल है। लीनियर मास डेंसिटी जो है म्यू नॉट एक कांस्टेंट पैरामीटर है, एक्स के साथ बदल रही है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में भी वापस वही 3 पार्ट रिपीट करने हैं। फर्स्ट पार्ट लिखें, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट P। सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट P।
velocity at point P. Now tension, first we want to calculate tension at P point. तो P point पर टेंशन निकालने के लिए हमें इसमें एक एलिमेंट लेना होगा. तो टेंशन एट P point is equal to इंटीग्रेशन ठीक है. हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, उसका मास डेल्टा एम क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी इनटू उसकी लेंथ, और इस मास को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा. टोटल मास हमें कहां से कहां तक का, ए से पी तक का लिखना है. उसी के कारण स्ट्रिंग में टेंशन होगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए so this is the answer of first part. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यहाँ मास को हमने इंटीग्रेट किया लिमिट 0 से x तक, क्योंकि मुझे P पॉइंट पर टेंशन बताना है, तो A से P तक का ही मास स्ट्रिंग का हम कैलकुलेट करेंगे. इंटीग्रेशन इस तरह से आ गया. फिर टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू जी, और फिर इसको हमने वेलोसिटी के फॉर्मूला में रखकर कैलकुलेशन कर ली. तो ये अपना पहला वेलोसिटी एट P पॉइंट. सेकेंड पार्ट, एक्सेलेरेशन of wave. Acceleration of wave. एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कैलकुलेट होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. So this is the equation. Now under root x cancel, g आंसर क्या आया, g by 4. तो acceleration will be this one. Now third part, calculate time taken by wave from lowest point to highest point if length of string is L. अब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन सेम मेथड मोशन की सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट इज L, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन हमने यहां से g by 4 कैलकुलेट किया है. अब इसको सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे, वो थर्ड पार्ट का आंसर होगा.
नेक्स्ट टॉपिक, देखो हमने जैसे कहा वेव की डेफिनेशन में कि वेव इट इज ए डिस्टर्बेंस और एनर्जी, डिस्टर्बेंस और एनर्जी विच ट्रेवल। तो वेव जब चलती है तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसमिट होती है, तो किस रेट से ट्रांसमिट होती है, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो लिखें नेक्स्ट टॉपिक, पावर ट्रांसमिशन बाय वेव, पावर ट्रांसमिशन इन वेव। पावर ट्रांसमिशन इन वेव। पावर को हम कैपिटल P के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ट्रांसमिशन इन वेव। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। हमने वेव की इक्वेशन कंसीडर की, ए साइन फर्स्ट मैं इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा हूं, पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद एक साथ मैं समझाऊंगा इसको। अब देखिए इस पावर का एक्सप्रेशन फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया। बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स यहाँ स्ट्रिंग में हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में फोर्स है टेंशन। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर हमने यहाँ एक पार्टिकल कंसीडर किया, यह है किसी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल जो है अपनी मेन पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस हो गया वाई डिस्टेंस पर। जब पार्टिकल यहाँ था तो अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं वेव इधर की तरफ जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाला पार्टिकल क्या करता है कि इस रीजन से
इस रीजन से एनर्जी लेता है और इस रीजन को एनर्जी ट्रांसमिट करता है। यहां से एनर्जी लेकर इधर ट्रांसमिट कर रहा है और जितनी 1 सेकंड में एनर्जी इस जगह से इधर ट्रांसमिट कर रहा है वो पावर हमें कैलकुलेट करनी है। अब उस पावर को निकालने के लिए मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट के डायरेक्शन में स्ट्रिंग पर फोर्स लगेगा, टेंशन जिसको हम कहेंगे, और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो थीटा है। और थीटा एंगल का मतलब क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो हमने इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन को यहां लाए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल करती है तो हम इसमें जो डिस्टर्बेंस देते हैं वो बहुत कम देते हैं, मतलब ये हाइट बहुत कम होगी। अगर ये हाइट बहुत कम है तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, और थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो टेन थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। एक ये रिजल्ट आप याद रखना, इफ थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, थीटा अगर 5 डिग्री से कम होता है तो इसको हम स्मॉल एंगल कंसीडर करते हैं, और स्मॉल एंगल होने पर कॉस थीटा तो हो जाता है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल, एंड साइन थीटा and tan theta is approximately equal and it is equal to theta। तो यहां थीटा बहुत स्मॉल है इसलिए tan थीटा को हमने sin थीटा के इक्वल रखा। तो यहां से स्लोप आ जाएगा, और स्लोप आने के बाद अब पार्टिकल की वेलोसिटी, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी। नाउ यहां पर हमें पावर निकालनी है, तो पावर में ये जो थीटा एंगल होता है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स के बीच में होता है। अब फोर्स क्या लग रहा है? टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल यहां से 90 प्लस थीटा। तो इसमें थीटा की जगह इसको चाहो तो आप थीटा 1 लिख दो, थीटा 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा, ये हमने लिखा। और cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यह माइनस में आएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टेंशन के यहां से पावर का एक्सप्रेशन ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट, now अब देखिए इस एक्सप्रेशन के हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो पावर की एवरेज, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है जो टाइम के साथ बदल रही है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टी ए ओमेगा के, ये कांस्टेंट पैरामीटर है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। जो कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू खुद ही होती है। जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, इनकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो इस पूरी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हाफ है। ये भी आप रिजल्ट याद रखें, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू हाफ होती है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एवरेज वैल्यू, एंड कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू 0, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इनको डिटेल में हम अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम रिजल्ट याद रखेंगे, और इसकी हेल्प से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का फंक्शन है तो इसकी एवरेज वैल्यू हमने हाफ लिख दी, तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। अब एवरेज पावर के बाद अगर मुझे इससे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पावर इनटू टाइम, यह एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी में टाइम इंटरवल को निकालना अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो टाइम इंटरवल डिस्टेंस अपॉन वेव की स्पीड। उस स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रिंग में की टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव, इससे टाइम आ जाएगा, उसको यहां रखकर स्ट्रिंग के अंदर टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी इस तरह से आ गई। नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी।
कैपिटल आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटेंसिटी होती है एवरेज पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया। एवरेज पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज नॉन एज इंटेंसिटी। एस का मतलब यहां पर एरिया है। अब अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो ये एवरेज पावर का एक्सप्रेशन, इससे इंटेंसिटी आ जाएगी एस के इक्वल। इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। अब इंटेंसिटी आने के बाद जैसे इसको हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो एक तो वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है √T डिवाइडेड बाई डेंसिटी इनटू एरिया। तो यहां से टेंशन की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू टेंशन की जगह V² रो इंटू एस, एरिया का स्क्वायर ओमेगा, और इसको K को लिख देंगे ओमेगा अपॉन V अपॉन S। अब यहां एक V से V कैंसिल हो गया ना, इस V से ये एक V कैंसिल हो जाएगा, एक S कैंसिल हो गया। तो अब ये टर्म किसकी इक्वल आ गई, इंटेंसिटी इज इक्वल टू ρ² ओमेगा स्क्वायर। एक 2B था, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने पास ये आया ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें। अब बाकी लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।